हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। तो दोस्तों, आप जो है आज पढ़ेंगे क्लास 7 का अध्याय 5 एनसीईआरटी हिस्ट्री का। ठीक है, आज का जो आपका पाठ है, जो अध्याय का नाम है, देखिए, जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ठीक है, तो ये अध्याय आज के वीडियो में पढ़ेंगे आप। तो आइए देखिए, अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। मैंने वीडियो बनाया भी है, अपलोड भी कर दिया है 2, 3, 4 को। अब आज 5 में बता भी रहा हूँ। और कक्षा 6 की क्लास 6 की आपका मैंने सारे अध्याय को, लेसन को अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप। ठीक है, जिससे कि आपको जो है वीडियो समय पे आपको मिलती रहे और आप देखते रहें। तो आगे देखिए, तो अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। ठीक है, इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांव में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। ठीक है, पिक्चर में भी आप देखते हैं, और पुरानी पिक्चरों में थोड़ा सा देखिए तो वो कबीले वाले दिखते हैं। अब भी कुछ पिक्चरों में जैसे दिखाता है कबीले वाले, वो हु कैसा आवाज़ निकालते रहते हैं ना, वो पूरा मुंह में पोते रहते हैं, इस तरह भाला वाला लेकर के ऐसे जो है, और बलि उली इत्यादि दिखाते हैं कि बलि दिया जा रहा है। पिक्चरों में दिखाते हैं, देखा होगा आपने, है ना। तो बस उन्हीं टाइप के लोगों का जो है आज इस वीडियो में आप जानेंगे। ठीक है भाई, पिक्चर अलग चीज़ है, ये आप रियल पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, जनजातीय नृत्य हो रहा है। ठीक है, संथाल चित्र खर्रा, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए जनजातीय नृत्य, ये देखिए आदमी औरत जो है नृत्य करते हुए दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए नगाड़ा टाइप का कुछ बजा रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं। ये देखिए ढोलक बजा रहे हैं। ठीक, ये देखिए सब नृत्य में मस्त हैं, ये आप देख पा रहे हैं। आइए अब देखिए, इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गए। ठीक है, और देखिए अब अगला पॉइंट आप पढ़िए, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अब इसे देखिए, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी इस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे, देख रहे हैं ना। और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता रहा। ठीक है, जैसे अभी जो समाज आपने देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे जो है समाज विभाजित थे। कई तरह के कर्मकांड जैसे यज्ञ हुआ इत्यादि करते थे, पूजा पाठ, है ना। तो ये सब चीज़ जो है आपके कहाँ पे, जनजातीय समाजों में नहीं था। ठीक है, और देखिए, प्रत्येक जनजाति सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े हुए थे। और अब देखिए, प्रत्येक जनजाति के सदस्य, जो जनजातियाँ थी, वो नातेदारी के बंधन से जुड़े हुए थे, जैसे उनके रिलेशन के थे। ठीक है, उनके कोई संबंधी थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं। ठीक है, अब कई जनजातियां क्या थी, अपनी खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरे जनजातियां लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। ठीक है, प्रायः वे अपना निवास स्थान प्राकृतिक संसाधनों का
पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाती थी। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। ठीक है, जैसे बंजारा कहते हैं ना, एक जगह से दूसरी जाता रहता है। बंजारा बंजारा करके गाना भी आया था, बंजारा बंजारा, है ना याद होगा आपको। तो देखिए ये क्या है, कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवार के बीच उसका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः यह जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। ठीक है, अब देखिए कभी कभी जाति विभाजन, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, तो आपने देखा कि जो जाति विभाजन हुआ था उस समय का, तो आप उनसे और इनका टकराव होता था। कभी कभी कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा, अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट देखिए, जनजातीय लोग कौन थे इसे आप समझिए। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ठीक है, आपने देखा कि राजा, जो समकालीन जो इतिहासकार थे, जो लिखने वाले थे, वो ज़्यादातर राजा के बारे में, राजा के पास रहते थे, शहरों में रहते थे और राजा के बारे में ज़्यादा लिखते थे। क्यों लिखते थे? क्योंकि भाई उनसे जो है राजा, अगर राजा के बारे में अच्छा लिखेंगे तो राजा से पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। देखिए जो मुसाफिर आए हैं, जो यात्री भी आते थे, तो राजा के पास आते थे और बाज़ारों में ज़्यादातर वो आते थे, है ना। तो इस तरह जनजातियों के बारे में उनके पास से हमें कम जानकारी प्राप्त होती है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक या मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। ठीक है, जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति, ठीक है, ये आप ध्यान से पढ़ें, हाँ, खोखर, ठीक, खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थे। ठीक है, यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने वाले पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। ठीक है, उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडीरियों की जनजाति थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक मैप आप दिख रहा है, प्रमुख भारतीय जनजातियों का क्षेत्र मानचित्र एक है ये, और यहाँ पे आपको बताया गया है, दिखाया गया है प्रमुख भारतीय जनजातियों का क्षेत्र। तो ये आप देखिए
प्रमुख जो जनजाति हैं यहाँ पे मैप में एक बार आप देखिए, ये देखिए बलूची देखिए यहाँ पे है, और देखिए गख्खर की पोजीशन यहाँ पे है, खोखर यहाँ पे हैं, जंजूहा ये देखिए यहाँ पे हैं, लंगा यहाँ पे हैं, अरघुरन यहाँ पे हैं, ठीक है। भील आप देखिए इधर हैं, हाँ, और चेर, ओरोन, मुंडा, कोच, खासी, है ना, नागा देखिए इधर हैं, खोंड इधर हैं, ठीक है, और कोयास इधर हैं, और देखिए दक्षिण तरफ के यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत में बादागस, मारवार, वेतर, देख रहे हैं ना। भील आप देखिए, भील कोली पढ़ते हैं, इनकी पोजीशन यहाँ पे है, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आपने पढ़ा कि ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों, है ना। तो कुल क्या है इसको आप समझिए। देखिए कुल परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को जो कुल कहते हैं, जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं, ठीक है। अब आइए आगे। मौजूदा बिहार झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 ईस्वी में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं कर पाए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, ठीक है। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे, ठीक। ये आपने देख लिया। अहोम देखिए यहाँ पे हैं, गोंड जनजाति देखिए यहाँ पे है। चलिए आगे आइए। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें कई एक जगह बसे हुए खेतीहर, यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोंड में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे, ठीक है। अब देखिए चित्रों को भी आप देखते चलिए। ये चित्र 2 आप देख रहे हैं। रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। तो भील जनजाति के लोग देखिए हिरन का शिकार कर रहे हैं, जिसका चित्र भी बना है। ये देखिए हिरन का यहाँ पे है, हिरन है, और यहाँ पे देखिए धनुष द्वारा शिकार किया जा रहा है। और ये देखिए भाई एक जो है लाद भी चुके हैं, और यहाँ पे आप देखिए पूरी तैयारी है। और यहाँ पे देखिए आग जल रही है, कुछ लग रहा है कि जैसे कुछ पकाया जा रहा है ना। तो ये भाई है। अब देखिए आगे, खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। अगला पॉइंट इसे आप देखिए। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए चित्र नंबर 3 आपको दिख रहा है। ये है घुमंती व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है, ठीक है।
ये जो है मेवा आप देखो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे, ठीक है। तो ये स्थानीय बाजारों तक उनको पहुंचाते थे। आगे देखिए, बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अध्याय 3 बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने स्मरणों में लिखा कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे, ठीक है। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के खदानों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए एक, ठीक है, ये आप देख रहे हैं 1,00,000 बैल अनाज ढोते थे, है ना, कितनी बड़ी संख्या है यहाँ पे। और देखिए आप, खानाबदोश और भ्रमणशील समूह, यहाँ पे खानाबदोश घुमंतू लोग होते थे हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु मिंद के एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौटकर आते जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था, ठीक है। अब आइए बंजारों के बारे में आप समझें। देखिए, 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बंजारों का वर्णन किया। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000, देखिए आप देख रहे हैं 14,000 बैल थे, ठीक। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे, ठीक है। ये बंजारे लोग ठीक है, ये देखिए, ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है। लगातार एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, ठीक है। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के साथ के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से भी खरीदते थे, ठीक है, और उस जगह ले जाते जहाँ वो महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते जो किसी जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती, ठीक है। टांडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते हैं, ठीक है। वे एक दिन में 6 से 7 मील ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर भी सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, ठीक है। अब आइए आगे देखिए, कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी, ठीक है। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जनजातियाँ थीं। एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों, अन्य तमाशबीन की भी जातियाँ थी। विभिन्न नगरों और गाँव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी, ठीक है। जैसे अभी हम लोग जब छोटे छोटे थे दोस्तों, तो उस समय गांव में आते थे कई तरह के जादू दिखाने के लिए। अब तो बहुत कम हो गया, नहीं तो वो भालू लाते थे और सांप दिखाते, बिच्छू, कई तरह का वो जो है हाथ की अपनी कला सफाई दिखाते थे, चीज़ों को गायब करते थे।
बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अब ये चीज़ें समाप्त हो गई, अब नहीं दिखती हैं ऐसा। और देखिए यहाँ पे आप देखिए चित्र बना हुआ है, कांस मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा, ठीक है, वहाँ से जो है वहाँ की है। अब आइए आगे देखें, बदलता समाज, नई जातियाँ नई श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए नए हुनर वाले लोग की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। ठीक है, आगे देखिए, जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उईकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा अध्याय 2 के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। ठीक है, वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथकारों का क्या है, रथ बनाने वाले लोग को कहते हैं रथकार, की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिसमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। ठीक, आगे देखिए, 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। उनमें कुछ पहले जनजातियां में आते थे, बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों, यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियों जाति का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल कुछ प्रमुख जनजातियां परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली समाज व्यवस्थाएं इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातियों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से में 2 उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं। ठीक है, ये आप चित्र नंबर 5 देखिए। ये गोंड महिला का आप चित्र देख पा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए नज़दीक से एक नज़र। अगला पॉइंट यहाँ किताब में आपको दिख रहा है। और गोंड, गोंड क्या है इसे आप देखिए, समझिए। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। ठीक है, वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदलकर खेती करते थे। अब देखिए, स्थानांतरीय कृषि क्या है इसे आप ध्यान से समझें। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। ठीक है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता को खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ कर दिया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो ये है जो है क्या, स्थानांतरीय कृषि इसे कहते हैं। ठीक, विशाल कोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड
हाँ, कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, ठीक है, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोते होतों में होता था, जो 12-12 गांवों में मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को जब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया, ठीक है। गोंडवाना, ये देखिए चित्र 2 में आपको गोंडवाना दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे गोंडवाना आपको दिख रहा है, ठीक है। और सूबे की सीमा ये देखिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बाई रोगढ़, चौरागढ़, मांडला, कुलगा, गोरहा, ये सब दिख रहा है। आगे देखिए, दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र बी नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उनके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया, ठीक है। ये देखिए आप एक नक्काशीदार दरवाज़ा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश का, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाथी बैल टाइप का यहाँ पे देखिए जानवर है ना, और भी जानवर यहाँ पे देखिए बने हुए हैं। डिजाइन आप देखो, देख रहे हैं। आगे देखिए, गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने के व्यापार से खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले किया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में शक्तिशाली बुंदेलों मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे, ठीक है। अब देखिए आ जाइए अहोम के बारे में पढ़िए। अहोम जनजाति, इनको आप जानिए। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 ईस्वी और कोच हाजो 1581 ईस्वी के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए 1530 ईस्वी के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 ईस्वी तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे, ठीक है। आगे देखें, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका, ठीक है। ये देखिए उत्तर पूर्वी भाग आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए चुटिया का क्षेत्र,
मिरिस और अहोम देखिए क्षेत्र, गारो, खासी, ठीक है, कोच, है ना, काचरिस, ये आपको दिख रहे हैं। आगे आइए, ये चित्र 7 भी आप देख लीजिए, कान के आभूषण है ये, है ना, कबोई नागा जनजाति मणिपुर का। अब देखिए, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई कि प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। ठीक है, पाइक कौन थे? आपने देखा, जो जबरन जिनसे काम लिया जाता था, यानी उसका भत्ता नहीं दिया जाता था। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। ठीक है, लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। ठीक है, वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों में आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। ठीक है, किसान को अपनी ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक उसे वापस नहीं ले जा सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपनी जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 ईस्वी से 1744 ईस्वी के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम राज्य एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत के महत्वपूर्ण कृतियों स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुर्जी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। ठीक है, अब आइए निष्कर्ष को देख लीजिए। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातियां लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। ठीक है, वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उसमें कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई। ठीक है, आगे चलकर उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई ये जनजाति लोग। ठीक है, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह की वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बेहतर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। ठीक है, तो भाई ये आपका कंप्लीट हो गया क्लास 7 का अध्याय 5 एनसीईआरटी हिस्ट्री। आपने पढ़ा आज जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।